चलिए, तो क्लास 12th की फिजिक्स का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें हमने वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तक कर लिया था। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कर लिया था। अब हम उसके आगे से बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं दैट इज कूलम्स फोर्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कूलम्स फोर्स, ठीक है। अब कूलम फोर्स की बात करें कि क्या है। अब इसके लिए सपोज मान लो मैंने एक चार्ज लिया यहाँ पर, है ना। दिस चार्ज इज Q1, ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। Q1 इज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ मैंने एक चार्ज रख दिया Q2, है ना, इसको मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। तो इस Q1 और इस Q2 चार्जेस के बीच में यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, और ये जो Q1 चार्ज है वो इस Q2 चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिटली चार्ज हैं दोनों। सपोज कर लें कि जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज 100 न्यूटन। क्या मान लिया हमने, 100 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। अब ऐसे ही मैंने एक चार्ज और रख दिया यहाँ पर, दिस इज Q3, इसको भी मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो ये जो Q1 होगा वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ऐसा, ठीक। जो भी फोर्स से कर रहा हो 50, 60, 70 न्यूटन जो भी कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सपोज करें कि एक चार्ज मैंने यहाँ और रख दिया, दिस इज Q4, ठीक है। और ये बोल देते हैं कि अब ये जो चार्ज है दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। मान लो रिपेल कर रहा है सपोज क्या बोले 60 न्यूटन से, ठीक है। तो इस केस में ये जो सिंगल चार्ज है ये इन तीन चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऐसे ही बाकी का ये जो चार्ज है ये भी इन दोनों से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो अभी अगर मैं Q1 के रिस्पेक्ट में बोलूँ या पढ़ूँ, ठीक है, तो कूलम्स फोर्स में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि ये जो सिंगल चार्ज होता है, ठीक है, इस सिंगल चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस का क्या इन्फ्लुएंस है, और जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे Q1 और Q2 के बीच का फोर्स क्या है। जैसे सपोज हम बोल रहे हैं कि Q1 जो है वो Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है 100 न्यूटन से, और Q4 को रिपेल कर रहा है कितना, 60 न्यूटन से। तो ये जो दोनों चार्जेस के ऊपर Q1 का इफेक्ट है दिस विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। पहला क्या, द फोर्स, ये आप साथ में लिख लेना, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज independent of presence of any other charge, ठीक है। मतलब इस Q1 और इस Q2 के बीच में जो भी फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स बाकी दोनों चार्जेस के प्रेजेंस के कारण इफेक्ट हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर चार्ज। मतलब Q1 जो है वो Q2 को 100 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये Q4 हटा दें तो भी 100 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, और Q4 रख दें तो भी 100 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ Q4 जब आ गया तो 60 न्यूटन से इसको रिपेल भी करने लगा। भाई अगर ये चार्ज है तो हमने पढ़ा कि चार्जेस हर तरफ से ऐसा सपोज मान लो रस्सी छोड़ता है अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए, तो जो जिस तरफ से आएगा उस तरफ की रस्सी उसको अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी या रिपेल करेगी। तो बाकी चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। ये हमने बात करी है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, दूसरी चीज हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस due to different charges around it, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करें तो वो बाकी सारे चार्जेस का वेक्टर सम हो गया। दो चार्जेस के बीच के फोर्स की बात करें तो फिर वो बाकी चार्जेस से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि अगर सपोज मान लो मुझे फोर्स ऑफ फर्स्ट, है ना, फर्स्ट Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, देन इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री। मतलब फोर्स ऑफ 1 on 2, 1 2, फोर्स ऑन 1 by 3, है ना, फोर्स बाय 1 on 3 सॉरी,
प्लस फोर्स बाय 1/4 इस तरीके से। और अगर और भी चार्जेस आ जाएंगे तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो सब इस पर्टिकुलर इस वाले चार्ज के ऊपर मुझे अगर फोर्स निकालना पड़ा तो मैंने उसको F1 मान लिया, और F1 इज दी वेक्टर सम ऑफ F12 प्लस F13 प्लस F14 वेक्टर में। अब हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा, इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबके लिए सब कॉमन निकाल लिया है ना। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, Q1 Q2 R12 अपॉन R12 का मॉडुलस कर दिया इसको। आप सीधे R3 भी लिख सकते हैं, ये पढ़ा हमने, प्लस Q1 और Q3 अपॉन R13 का मॉडुलस करके क्यूब, प्लस Q1 Q4 R, यहाँ सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ बीच में क्या जाएगा R13 और यहाँ गया R14 अपॉन में R14 का मॉडुलस क्यूब। तो इस तरीके से हम कूलम फोर्स को एक पर्टिकुलर चार्ज पर निकाल सकते हैं। और हमने क्या बोला कि फोर्स जो होता है ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। तो दो चीज़ें हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट थी, एक ये कि जब हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स की बात करते हैं तो वो बाकी चार्जेस से इंडिपेंडेंट है, और जब हम सिंगल चार्ज के फोर्स की बात करते हैं देन इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस विच आर प्रेजेंट अराउंड इट। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ कूलम फोर्स। अभी अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है वो देखें हम, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ना, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लें अपन, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला हो गया कि दो टाइप के चार्जेस नेचर में होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी दैट differentiate these charges is called polarity। वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी, ठीक है। अब ये जो पोलैरिटी होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, इसलिए हम थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि these या this polarity या these polarities is called positive और negative, ठीक है। दो टाइप की पोलैरिटी हो गई। अब यहां से चीज आती है कि जब सिमिलर चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन, सिमिलर चार्जेस repel each other while opposite charges attract each other, ठीक है। सिमिलर चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और ऑपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज अलजेब्रिक सम। नेट चार्ज होगा इट विल बी एन अलजेब्रिक सम, इसलिए हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव। सिक्स्थ हम बोल रहे हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट या ऑन एन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना है ये उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया।
ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसके बाद 7 पॉइंट आता है, दिस इज चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड का और चार्ज का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। और लास्ट पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, जो नेट चार्ज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड मतलब अकेला रखा हुआ सिस्टम जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उसका नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ये क्लियर है। तो दिस आर द 8 पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो दो चीज़ें भी हमने देखी, एक कूलम्स फोर्स और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से हम चैप्टर का अगला पार्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात करेंगे जो चार्जेस की वजह से जनरेट हो सकती है, कैसे आती हैं, कितने टाइप्स की हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फील्ड से रिलेटेड वो क्या है। चलो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेफिनेशंस क्या है, वहाँ तक जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो गया मान लो Q, है ना, माइनस Q बोल दिया मैंने, इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस Q, बॉडी है विथ माइनस Q चार्ज। ठीक, इसके यहाँ पर मैंने एक बॉडी रखी, ठीक है, जिसका नेट चार्ज जो है दैट इज 0। नेट चार्ज कितना ले लिया हमने, 0, है ना। अब नेट चार्ज 0 का मतलब क्या है कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव हैं उतने ही इसके अंदर क्या है, नेगेटिव हैं। ठीक, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, बिकॉज एक चार्ज है, दूसरा क्या है, चार्जलेस है, नेट चार्ज 0 हो गया, देन देयर विल बी नो फोर्स। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू Coulomb's law there should be no force। Coulomb's law के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब इसको हम एक्चुअली स्टडी करते हैं तो पता चला कि भाई यहाँ पर तो फोर्स काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है दैट फोर्स इज ड्यू टू इंडक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज, है ना। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि नेट चार्ज क्या है, 0 है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। तो जब इस नेगेटिव बॉडी के साथ हमने इसको यहाँ रखा तो इसके जो चार्जेस है वो सेपरेट आउट हुए, पॉजिटिव इस तरफ हो गए और नेगेटिव इधर हो गए, ये पोलराइज्ड हो गई बॉडी। इस वजह से ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगा और ये जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव को रिपेल करने लगा। दिस इज R1, दिस इज R2 सपोज। ठीक है, तो एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये वाला, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, और एक तरफ क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, अब अगर हम देखें तो दोनों में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो बड़ा होगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस क्या है, कम है, नेगेटिव का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लार्जर एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स आया दैट इज ड्यू टू व्हाट, इंडक्शन, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या था, कोई फोर्स नहीं था, बिकॉज नेट चार्ज ऑन द बॉडी वाज 0, है ना। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि here force is due to induction। ये क्लियर है चीज़, है ना। इसको ऐसे समझे, जैसे मान लो ये जो है ये बॉडी है ना, ये मैंने एक बॉडी रखी, ठीक, और एक ये बॉडी रखी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉडी को मुझे धक्का देना है,
तो नॉर्मल केसेस में क्या है, पॉसिबल है कि जब तक ये इसको टच नहीं करेगा तब तक ये इसको धक्का नहीं दे सकता, या अगर इसको धक्का मारना है तो ये इस तरफ से जाकर क्या करे, इसको ऐसा धक्का मारे। मतलब कि अगर दो बॉडीज़ हैं या कोई बॉडी है जिसको मुझे पुश या पुल करना है तो मुझे वहाँ पर कांटेक्ट करने की ज़रूरत है ना। मैं जब तक यहाँ पर ऐसे कांटेक्ट नहीं करूँगा तो मैं इसको पुश या पुल नहीं कर सकता। लेकिन चार्जेस के केस में क्या हो रहा है कि बिना कांटेक्ट के यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना। मैंने ये बॉडी रखी, ये बॉडी में इसके पास लाया तो इसने इसको ऐसे रिपेल कर दिया। क्लियर है चीज़। तो ये जो फंडा काम कर रहा है ना, बिना कांटेक्ट के जो फोर्सेस लग रहे हैं, दैट फोर्स इज ड्यू टू इंडक्शन, वो हमने यहाँ बात की। ठीक है, तो ये हमने एक चार्ज की बात कर ली। और एक चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड बाकी सारे चार्जेस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से जो आई, ये कैसे आई, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात करते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पॉइंट अपन लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, डेफिनेशन से तो ये लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, है ना, एक चार्ज के अराउंड की स्पेस, चार्ज वेयर इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक चार्ज के अराउंड की वो स्पेस जहां पर हम किसी चार्ज के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। द इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। पीछे देखा अभी हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम था, तो जो इफेक्ट लग रहा है दैट इफेक्ट बाय द चार्ज कैन बी स्ट्रॉन्ग और कैन बी वीक। ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हमने एक टर्म यूज़ कर लिया, दैट टर्म इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, वी कॉल इट एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय कैपिटल ई। क्लियर है। तो एक चार्ज के अराउंड की वो स्पेस जहां पर उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या कोई बॉडी एक्सपीरियंस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी स्ट्रॉन्ग और कैन बी वीक, विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड डिनोटेड बाय ई। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहला पॉइंट देखा कि क्या था। ठीक है, इसको आगे देखें अपन, क्या है ये आगे। तो सेकेंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि मान लो जो अभी हमने पीछे देखा कि जो क्यू चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, तो उसके लिए हम एक कंडीशन माने, क्या, द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई इज, है ना, ये जो हम ऊपर बोल रहे हैं ना कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा, तो दैट फोर्स विल बी F इक्वल्स टू चार्ज इनटू इंटेंसिटी, F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, ये हो गया हमारा F इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इस कंडीशन में जो Q है दैट इज चार्ज और जो E है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये जो F इक्वल्स टू क्यू ई हमने निकाला, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अच्छा, अभी इसको कूलम्स लॉ के फॉर्म में लेकर चले तो हम क्या बोल रहे हैं, सपोज मान लो हम बोल रहे हैं कि इफ सोर्स चार्ज is Q placed at a distance R, then force on test charge Q will be, है ना, एक सोर्स चार्ज है हमारा कैपिटल Q, जिसको हमने एक दूसरे चार्ज Q से R डिस्टेंस पे रख दिया। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, F इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो दिस इज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। पहला हमने बोला अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हमने बोला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या आता है कि QE विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q से Q कैंसिल हो गया और मुझे E मिल गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है चीज? ठीक है ना? तो ये हमने चीज बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड दिस इफेक्ट कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक विच इज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी दैट इज नोटेड बाय E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स के हिसाब से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट किया, वी गेट E। ठीक है ना? आगे देखें अपन। ठीक है, तो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ इसी से देखते हैं कि ये जो चीज़ है F इक्वल्स टू QE, यहाँ से अगर मैं E निकालता हूँ तो E इक्वल टू क्या आया? E इक्वल टू F अपॉन Q, Q इज वॉट? चार्ज। अब अगर मैं Q इक्वल टू इफ मैं बोल दूँ Q इक्वल टू क्या है? 1 है, देन E विल बी इक्वल टू F। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको ये पता चल जाएगा कि फोर्स कितना है। क्लियर है? चीज समझ में आ गई अभी क्या है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। चलिए, है ना? तो अभी लास्ट तक हमने जो देख लिया वो क्या था कि F जो था F वॉज इक्वल टू QE। यहीं से हमने निकाल लिया था क्या कि E इक्वल टू F बाय Q, और फिर हमने बोल दिया कि इफ Q इज इक्वल टू 1 देन E इक्वल्स टू F। ठीक है, ये हमने देखा था। तो इसी से रिलेटेड हम एक पॉइंट लिख लें। ठीक, वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? यहाँ क्या निकल कर आया कि अगर चार्ज को हम 1 कूलम कर देते हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स। तो अपन पॉइंट ये लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय और यूनिट चार्ज, है ना? यूनिट चार्ज क्या मतलब? 1 कूलम वाला यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन। क्लियर है चीज? ये पॉइंट नंबर हमारा 4 हुआ, है ना? अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें जहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी को लेकर आते हैं। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स F जो है, F वेक्टर विल बी इक्वल टू E वेक्टर विल बी इक्वल टू F बाय Q। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, है ना? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इसीलिए अगर मैं ये एक चार्ज रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा दूसरा चार्ज रखता हूँ और ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये हमने यहाँ लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, यूनिट की बात कर लें तो यूनिट ऑफ E ये तो निकाल सकते हैं। E का फॉर्मूला क्या हो गया? F बाय Q, दैट मीन्स न्यूटन
पर कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स। डायमेंशंस की बात करें, है ना, डायमेंशन ऑफ ई, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mlt-2, चार्ज के लिए हो गया 80। इसको कर लें तो आ जाएगा mlt-3 a-1, ये डायमेंशंस हो गए। क्लियर है चीज़। तो ये हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पॉइंट चार्ज की तो हमने बात कर ली, ठीक है, लेकिन अगर हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो तो हम क्या करें। तो अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में मान लो मैंने ऐसा एक कंडक्टर ले लिया, है ना, ऐसा थिन कंडक्टर, पतला सा एक वायर है, दिस इज अ थिन कंडक्टर। सपोज मान लो 1 मीटर का ऐसा वायर है, बहुत पतला सा वायर है, और इसको मैंने चार्ज दे दिया ड्यू टू इंडक्शन। क्या मिल रहा हूँ मैं कि चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन कंडक्शन जो भी है ना, मैंने इसको ऐसा रब करवा दिया और इसको चार्ज दे दिया। अब जो भी चार्ज, जैसे यहाँ चार्ज मिला, मान लो पॉजिटिव चार्ज मिला है, तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और क्योंकि ये कंडक्टर है तो चीज़ें क्या होंगी, चार्जेस क्या होंगे, मूव होंगे। तो ऐसे मूव करते हुए आए, है ना। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट, कि देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। और रिपेल होने के बाद अगर सारे चार्जेस यहाँ आकर इकट्ठे हो गए तो यहाँ से फिर रिपेल होंगे। तो इस वजह से इन सारे चार्जेस के बीच में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे आ जाए, और जो नेट फोर्स हो बिटवीन चार्जेस दैट बिकम जीरो, है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज ऐसा जनरेट हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज ऐसा इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। ये बोल दिया हमने कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था दैट वाज 1 मीटर, ठीक है ना। और ये जो इक्वल डिस्टेंसेस पे आए हैं उसकी वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है दैट इज जीरो। तो जो तीसरी चीज हो गई यहाँ पर वो हो गया क्या, कि नेट फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स जीरो। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर चार्जेस जो है वो ड्यू टू रिपल्शन अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस तरीके से कि जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाए, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बोल दिया लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, कि दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई चीज़, समझ में आ गई, है ना। हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया पतला सा थिन, है ना, 1 मीटर वाला, और उसको इंडक्शन के द्वारा क्या दे दिया, चार्ज। वो चार्ज रिपेल हुए, रिपेल होने की वजह से ऐसे इक्वी डिस्टेंस पर मेंटेन हुए, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है बिटवीन चार्जेस वो कितना हो गया, जीरो। और इस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर कंडक्टर्स के अंदर दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या निकल कर आती है ना, नोट में अगर अपन लिख लें तो क्या आ रही है कि चार्ज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्यू, है ना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो क्या हो गया, बहुत सारे चार्जेस हो गए जो डिस्ट्रीब्यूट हुए लीनियरली, और पूरे कंडक्टर पे चार्ज अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्यू एज इट इज फॉर पॉइंट चार्ज। क्यू किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। देयरफॉर इट इज measured in the form of charge per unit length, that is called lambda, है ना। ठीक है, हम किस फॉर्म में चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं,
चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसीलिए मैंने इसको 1 मीटर मान लिया था और उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा। इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो हमने लिखा है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज़ है ना। अब ये जो हमने कंडक्टर बोला है जिसकी लेंथ हम 1 मीटर मान रहे हैं, जिसमें हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पे मैं छोटा सा डिस्टेंस ले लूँ, है ना, एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ले लूँ, ताकि उस डिस्टेंस को या उस छोटे से पॉइंट को मैं क्या मान सकूँ, है पॉइंट चार्ज। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऑन कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल लेंथ दैट इज DL, है ना। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऑन, जैसे ये हमारा क्या था, लीनियर कंडक्टर था, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ले लिया दैट इज DL। तो हम बोल रहे हैं कि ऑन कंसीडरिंग अ वेरी स्मॉल लेंथ दैट इज DL। तो इस DL, इस पॉइंट पर जो चार्ज होगा, अगर लेंथ बहुत छोटी सी है तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा, तो हम उसको Q की जगह क्या लिख सकते हैं, DQ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि चार्ज विल बी लैम्डा इंटू DL, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू स्मॉल डिस्टेंस। तो DQ विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। ठीक है ना। और हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल देन चार्ज विल ऑल्सो बी स्मॉल। चार्ज भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस छोटा है तो चार्ज भी छोटा हो गया। अब अगर चार्ज बहुत छोटा है तो उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर स्मॉल चार्ज विल ऑल्सो बी स्मॉल, है ना। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू स्मॉल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, छोटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया DE विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो पीछे पड़ा था DQ अपॉन R²। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे लीनियर कंडक्टर के ऊपर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया है या छोटा सा डिस्टेंस लिया है DL, जिस पे मैंने चार्ज DQ निकाला है, और अगर मुझे इस पूरे लीनियर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस होंगे, सब पे थोड़ा थोड़ा चार्ज होगा, सबको मैं एक साथ जोड़ दूँ, सबको इंटीग्रेट कर दूँ। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E, हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को, DQ अपॉन R²। यहाँ से जो कॉमन है या जो कांस्टेंट है उनको निकाल लें, जैसे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया DL अपॉन R² का, है ना। इंटीग्रेट मैंने इसको पूरा कर दिया, ये क्लियर चीज़ है ना। यहाँ से मैंने एक चीज़ छोड़ दी कि जो DQ था, इस DQ की जगह हम क्या ले सकते हैं, लैम्डा DL। तो ये इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की जगह क्या आ गया, लैम्डा इंटू DL अपॉन R²। और यहाँ से फिर ये ले लिया, लैम्डा बाहर हो गया विथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या, DL अपॉन R²। तो ये जो E निकल कर आया है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ DL अपॉन R², दिस इज द formula for electric field due to linear distribution, है ना। ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, है ना। अब जैसे हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है, वैसे ही हम एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हम देखेंगे दैट विल बी नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब जैसे हमने पहले वाले के लिए एक लीनियर कंडक्टर लिया था, यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं एक शीट लेता हूँ कंडक्टिंग वाली, इसके ऊपर क्या हो गए, ऐसे चार्जेस हो गए ड्यू टू रिपल्शन, ये चार्जेस सरफेस के ऊपर आ गए। ठीक है, तो इस केस में जैसे हमने ऊपर यहाँ पर जब हमने पीछे किया तो हमने क्या निकालना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ इस केस में हम निकाल लेंगे क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ हमने बोल दिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ हम बोल देंगे एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना। वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी वाज डिनोटेड बाय लैम्डा, यहाँ पर हम एरियल चार्ज डेंसिटी को डिनोट कर देंगे सिग्मा से। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, दैट विल बी ds। वहाँ क्या लिया था, dl। क्लियर है चीज़, है ना। और अगर इसके सामने मैं यहाँ पर एक चार्ज रख देता हूँ, सपोज मान लो p एक चार्ज रख दिया मैंने विच इज एट डिस्टेंस r, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और यहाँ पर फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी थी कि यहाँ एक चार्ज रख दिया था हमने ऐसा p और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जनरेट करवाई थी। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा इज एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज, या एरियल चार्ज डेंसिटी, या फिर हम बोल दें चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी हो गई या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक, अब सेम उसी तरीके से चले कि अगर हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इफ चार्ज इज क्यू ऑन एरिया ए, है ना, क्या कर दिया अपन ने कि इफ चार्ज इज कैपिटल Q ऑन एरिया A, कंप्लीट एरिया कितना है, A है, देन सिग्मा विल बी इक्वल टू Q बाई A, और सिग्मा इंटू A विल बी इक्वल टू Q। ये तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल से कॉन्सेप्ट से। लेकिन जब हमने ये बोला कि अब यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा क्या ले लिया, डिस्टेंस, छोटा सा एरिया ले लिया, दैट इज ds, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे सिंपल पीछे किया था। अब यहाँ से सारी चीज़ें लगभग सेम है। चार्ज एट ds, स्मॉल एरिया ds विल बी, अब एरिया छोटा हो गया तो चार्ज भी छोटा हो जाएगा, तो दैट विल बी dq विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर चार्ज छोटा, एरिया छोटा था तो चार्ज छोटा हुआ, अगर चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, तो हम वही चीज़ कर लें जो पहले की थी। Therefore, dE will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अपन dq की जगह क्या रख सकते हैं, सिग्मा ds, तो dE will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ आ गया सिग्मा इंटू ds upon r square। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और अगर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओवर द सरफेस तो इंटीग्रेट कर दें, तो क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू, है ना, ds, सॉरी सिग्मा और 1/4 पाई, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया किसका, ds अपॉन r स्क्वायर का, फॉर द कंप्लीट सरफेस, है ना, दिस इज फॉर द कंप्लीट सरफेस। ये जो E निकाला हमने, दिस E, दिस इक्वेशन नंबर 4, क्या आ गया कि दिस इज द फॉर्मूला for electric field due to aerial distribution, due to what, due to aerial distribution। क्लियर है चीज, है ना, इसमें अभी कोई डाउट। सेम जैसे हमने लीनियर के लिए निकाला वैसे हमने किसके लिए निकाल लिया, एरियल के लिए। अब ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज बॉडी की वजह से हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करें वो हम देखते हैं। तो लगभग सेम होगा, ऐसे ही हम E के लिए इंटीग्रेशन वाला एक फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हो गया अब हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसा एक
स्फेरिकल बॉडी ले लिया है ना, वॉल्यूम वाली, इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, ठीक है। तो इस पूरे वॉल्यूम में भी हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक छोटा सा वॉल्यूम, दैट विल बी dv, है ना। यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज रख देता हूँ एट अ डिस्टेंस r, दिस इज p, तो यहाँ पर फोर्स इन्फ्लुएंस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसको निकालें, तो जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लैम्डा लिया, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिग्मा लिया, वैसे यहाँ पर जब हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकालने की बात करें तो हम यहाँ पर रो ले रहे हैं, है ना, दिस इज रो। तो रो को हमने क्या मान दिया, RH, रो इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैं टोटल चार्ज क्यू लेता हूँ, सेम वैसे ही जैसे पहले किया, इफ चार्ज इज क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू ऑन वॉल्यूम वी, तो उस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हुई रो, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय वी, एंड रो इंटू वी विल बी इक्वल टू क्यू, जैसे पीछे निकाला था सरफेस के लिए, है ना। अब यहाँ पर भी जब मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं पहले किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक छोटे से वॉल्यूम के लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज एट dv विल बी, where dv is small volume, तो dq will be equal to rho into dv, ये फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब अगर चार्ज छोटा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, तो अपने को क्या मिल जाएगा कि dE will be equal to 1/4 pi epsilon naught dq upon r square, dq की जगह अपन वैल्यू लगा लें तो dE इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught और dq की जगह क्या आ गया, रो dv अपॉन r स्क्वायर। अब टोटल स्फीयर के लिए निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकल गया और कंप्लीट वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इस विल इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन r स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है चीज, है ना। तो तीन चीजें हमने निकाली, एक हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, एक हमने एरियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और एक हमने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, ठीक है। और फॉर्मूलेज हमारे पास क्या है, E इक्वल टू, एक में आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन r स्क्वायर, एक हो गया E इक्वल टू, क्या लिया था अपन ने, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया था ds अपॉन r स्क्वायर, और एक हो गया E इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल लेंथ, स्मॉल एरिया एंड स्मॉल वॉल्यूम। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जहाँ पर लेंथ इन्वॉल्व होती है वो लीनियर चार्ज हो गया, जहाँ पर एरिया इन्वॉल्व है वो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, और जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। तो ये तीन फॉर्मूलेस हो गए जो हमको याद रखना है, ठीक है। अभी
इसके पहले हमने कूलम्स लॉ वगैरह का देख लिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देख लिया। क्लियर है चीज़? तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और जब हम अलग अलग चार्जेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, हमने ये बोला था कि अगर एक चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं, एक चार्ज यहाँ रख रहे हैं और दोनों में अगर फोर्स काम कर रहा है तो ये जो चार्ज है ये यहाँ से कुछ ऐसे फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस बनाते हैं, दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? सारे फॉर्मूलेस आप याद कर लें और इससे रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। क्लियर है चीज़? चलिए, थैंक यू।